आज हम सब लोग महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक सेल के पदाधिकारियों का पदग्रहण और इस बहाने हम सब लोग राज्य के विविध जिलों में काम करने वाले सब लोग इकट्ठा आज अपने शक्ति जो स्थल है हमारा तिलक भवन, उसमें हम सब आज इकट्ठा हुए और इस कार्यक्रम की अगुवाई में हमारे प्रदेश अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष आमदार डॉक्टर वजाद मिर्जा, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष और प्रदेश की तरफ से आपके अल्पसंख्यक सेल के प्रभारी माजी मंत्री हमारे छोटे भाई आरिफ नसीम खान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे राज्य के प्रभारी अहमद खान जी, अमीन पटेल साहब, अशोक चौहान साहब, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संजय राठौड़ जी, मुनीफ हकीम साहब जी, साजिद पठान, शकुर नागानी, सफील साहब, रशीद जामदार साहब, इब्राहिम भाईजान, हमारे विजय बारसे जी, एडवोकेट बावर जी, बलबीर सिंह जी, हमारे जोजो थामत जी, दिनेश सोलंकर जी और मंच पर बैठे हुए सभी हमारे साथी, उपस्थित हमारे सभी माता, सभी बहनें और हमारे सभी युवा साथी। हम लोगों ने वज्रमुठ कांग्रेस पार्टी की बनाना शुरू कर दिया है और इसलिए कि देश में जो तानाशाह व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था को सत्ता से बाहर करना, यही हमारा मकसद है। उसके बारे में एक शेर, क्योंकि ये शेर का माहौल है, बड़े कम जरफ है ये गुब्बारे, बड़े कम जरफ है ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं। उनके लिए वो हवा की 56 इंची, हवा की 56 इंची, बड़े कम जरफ है ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, कमीने उरूज पे आते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। और आगे शेरों का खतीब साहब का भी नाम लेना रह गया, तो ये मैं इसलिए कहता हूं कि ये गुब्बारे है, लेकिन ये गुब्बारों ने हमारे देश को जिस तरह से तबाह किया, जो हमारा भाईचारा खत्म किया, हमारी संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करने का काम, हमारी गंगा जमुना की तहजीब को खत्म करने का काम, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, जिसकी पूरे दुनिया में लोग क्योंकि हमारे देश में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हमारा हिंदुस्तान एक है और पूरे दुनिया में इस बात को हमेशा नवाजा गया है, उसकी तारीफ की गई है। लेकिन गए 9 साल में हम देश को जिस तरह से इन लोगों ने बर्बाद किया है, और ये बर्बादी को रोकने के लिए हम सब लोग एक हैं। हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि हमारा जब पावर में हम आते तो हमें पूछा नहीं जाता। जैसे कर्नाटक की बात हमारे आरिफ नसीम भाई ने बताई कि कर्नाटक में अब सत्ता का हमारा हिस्सा हमको कैसे मिल रहा है, उसकी शुरुआत होगी। जो गलतियां हैं
आखिर इंसान है, इंसान गलती करेगा, जानबूझकर नहीं, लेकिन कुछ गलतियां हो गई है, लेकिन उसको सुधारने का मौका हमारे आला कमान ने उस बात को एक्सेप्ट किया है और उसकी शुरुआत कर्नाटक हो, हिमाचल हो, कई राज्यों में उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसलिए मुझे हमारे सभी माइनॉरिटी के मेरे बहनों को, मेरे भाइयों को मैं इतना ही कहूँगा कि अब ये किंतु परंतु की बात जो होती है हमारे मन में, वो अब रखने का समय नहीं है। ये समय हमें ऐसे व्यवस्था को पूरा खत्म करने का, क्योंकि महाराष्ट्र ऐसे एक राज्य है पूरे देश में, जैसे अहमद भाई हमारे यूपी से आते हैं, यूपी की राजनीति अलग चीज है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जिस हमारे हिंदुस्तान को जिन्हें संविधान दिया है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मभूमि हमारा महाराष्ट्र रहा है, शाहू फुले अम्बेडकर का जो विचारधारा है महाराष्ट्र रहा है, और भाईचारे की मिसाल जो है हमारे देश की वो महाराष्ट्र है। और इसलिए हमारे राज्य की परिस्थितियां अलग है। वहां सिर्फ 4% वोट का इधर उधर कर्नाटक में हुआ, तो वहां पे कई मंत्री और कई एमएलए जो बीजेपी के थे उनकी जमानत जब्त हो गई। आपको जिस तरह से जाति और धर्म के आधार पर जब राजनीति चलती है, वहां पे 2 मिनिस्टर थे जिन लोगों ने हिजाब का मुद्दा उठाया था, जिसमें बी नागराज था, सुरेश कामराज था, और दोनों मिनिस्टर थे। इन लोगों ने हिजाब का मुद्दा वहां पे लाया, और आपको याद है कि ये दोनों की जमानत जब्त हो गई। अब जब कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ना हिंदू के बारे में कुछ बोलने वाले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना मुस्लिम के बारे में बोलेंगे, ना हमारे ईसाई के बारे में हो या सिखों के बारे में कोई बोलेगा तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम लोग डेवलपमेंट की बात करेंगे, महंगाई कैसे कम किया जाए उसके ऊपर बात करें। जैसे अशोक चौहान जी ने कहा कि डबल इंजन की बात, मणिपुर में हमने डबल इंजन की सरकार बनाई, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार लोगों ने दी। वहां पे क्या हालत है, वहां पे 70 हमारे चर्चेस जलाए गए। कितने? 70 चर्चेस जलाए गए। मुझे 600 हमें तो वहाँ के सीएम जो एक सीएम थे हमें कर्नाटक में मिले थे, वो हमें बता रहे थे, आप तो उससे भी आगे बढ़े हैं, तो 600 है, 600 चर्चे जलाए गए, कई आदिवासी को जिंदा जलाया गया है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे देश की हालत क्या अब कौन सी स्थिति में, और इसका रीजन क्या है? इसके रीजन वो लोग नहीं है, वो जवाबदार नहीं है, जवाबदार हम सब लोग। आज मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं कि वोटिंग परसेंटेज हम लोगों का, अल्पसंख्यकों का कितना है? आप अलग अलग शहरों से, अलग अलग गांव से आए हैं, आप लोग कांग्रेस को वोट मारते हैं, सेक्युलर का वोट तो कांग्रेस को मिलेगा, ये उम्मीद कांग्रेस रखती है। ओएसी जैसी पार्टी आई, उस समय में हमने अपनी ताकत दिखाने के लिए हमने एक मौका ढूंढा था, तो उसके परिणाम क्या हुए वो आपने देखा। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हम लोग वोट करने नहीं जाते। हमारा वोटिंग परसेंट आज भी, हमारी माइनॉरिटी का जो वोटिंग परसेंट है वो 40 बस हो गया लास्ट। हम सब लोगों को अगर हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना हो, कांग्रेस को पावर में लाना हो, तो हमारा पहला मकसद होगा हमारा वोटिंग परसेंट हमें बढ़ाना पड़ेगा। मुस्लिम में भी वोटिंग बहुत महमारी में नहीं होती। मैं आप लोगों को आंकड़े के साथ कहना चाहूंगा, हम लोग सिर्फ हिस्सेदारी की जब बात करते हैं, हमारी वोटिंग परसेंटेज होने के बाद भी हम लोग वोटिंग करने नहीं जाते हैं, तो उसके लिए जवाबदार हम लोग हैं। मैं नागपुर में लास्ट इलेक्शन मैंने पार्लियामेंट का लड़ा था,
और तब मैंने देखा था कि मुस्लिम हो, हमारा क्रिश्चियंस हो, हमारे सिख हो, इन लोगों ने वोटिंग परसेंटेज एकदम 85-90 तक लिया, सबने ताकत लगाई। हम खुद उम्मीदवार, हमारे बौद्ध समाज के लोग हैं, उन्हें ताकत लगाई। हमारे बौद्ध मंदिरों में उनका जो वहाँ पे उन लोगों ने मीटिंग लिया, चर्चेस में मीटिंग लिया, बिहारों में मीटिंग लिया, हमारे मस्जिदों में मीटिंग हुई और लोगों ने यूनिटी दिखाई और खुद वोट करने लगे। कोई पैसे की उम्मीद नहीं रखी, कुछ नहीं रखी। हम लोग जब तक इस तरह की भूमिकाएं लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ यहाँ पर आगे बढ़ो करने का हमारा तो कुछ नहीं चलेगा। मेरी आपसे दरखास्त है कि आज आप पार्टी के एक हिस्सा बन चुके हो, पदाधिकारी बनना है, पार्टी का हिस्सा बन गए। मुझे पार्टी में स्थान मिलना चाहिए। हमें मसीह लोगों को नहीं मिलता मौका, हमें सिख लोगों को मिलता नहीं, हमें मुस्लिम माइनॉरिटी में से मुस्लिम ही नजर आते हैं। इस बार हम लोगों ने एक प्लान किया, मुनाफ भाई, अपने प्रदेश कार्य करने में भी अपन ने सभी लोगों को स्थान दिया, माइनॉरिटी में भी, जो माइनॉरिटी में जितनी कम्युनिटीज है उनको सबको हम लोगों ने स्थान देने का एक व्यवस्था बना। महाराष्ट्र ऐसे एक राज्य है कि इस राज्य में बड़े पैमाने में अभी कुछ और लोगों को कुछ लोग छूट गए नाम, और उनके नाम और भेजकर उनको भी हम लोग मौका देने वाले हैं। हमारी पॉलिसी ऐसी है कि जितने भी हमारे सेल हैं, ये सभी सेल की पूरी पदाधिकारियों की संख्या 5 लाख पूरे राज्य में। जैसे माइनॉरिटी है, ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, हमारे कम से कम महाराष्ट्र में हम लोगों ने 39 सेल को एक्टिव किया। 39 सेल अलग अलग क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और उनके पूरे पदाधिकारियों की संख्या जो रहेगी अपनी 5 लाख के ऊपर है। 5 लाख अगर जिस पार्टी के पास पदाधिकारी है, ये सेल के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अलग, मेन कांग्रेस के अलग, तो ये नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में अब चुनाव लगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई आपको लड़ने की है। आप एक जवाबदार लोग हो चुके हो, अब तुम छोटे लोग नहीं हो, तुम बड़े लोग हो चुके हो, पार्टी के पदाधिकारी बन चुके हो। मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मुझे यूनिवर्सिटी का मैं तालुका का अध्यक्ष बना, तो मैं वो लेटर जो मिला था मुझे, मैं इसको फ्रेम करके रखा, अभी भी रखा हुआ। आप तो महाराष्ट्र प्रदेश के पदाधिकारी बने हो, मैं तालुका का बना था तो मैं फ्रेम करके अभी भी रखा हूँ उसको। आप प्रदेश के अधिकारी बने हो, आप बड़ी जवाबदारी आप लोगों के ऊपर है, तो आपका दायित्व पार्टी के लिए जाता है और सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर पार्टी के मेंबर बनाना, उनको पार्टी के प्रभाव में लाना और वोटिंग के दिन 100% वोटिंग हम लोगों ने करना ही है। ये बात सबके दिमाग में रखना। बाकी का इलाज मैं बरोबर करा देता हूँ, मैं बाकी का इलाज मैं करा देता हूँ। एक बार पावर कांग्रेस के हाथ में दो। राहुल जी ने भी यही कहा है कि क्योंकि कोई बातें कुछ बोलने से नहीं चलती। हमने मोर्चे निकाले, हमने कागज पर एजेंडा पे लिख भी दिया, लेकिन पावर ही नहीं आएगा तो एजेंडा क्या काम का? आरएसएस वाले कोई एजेंडा बताते कि किसी को पावर लेकर कैसा चुनाव लगा दिया? पावर आने के बाद में चुनाव लगा ना, एजेंडा पे लिखा कि उन लोगों ने कि हम ये करने वाले हैं। महंगाई बढ़ाने वाले बताए थे क्या? महंगाई कम करने की बात की, लेकिन कांग्रेस जो बात बोलती है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में बोला था कि मैं ये 5 मुद्दों को हमारी सरकार आने के बाद हम लागू करेंगे। पहले ही कैबिनेट में उस बात को लागू कर दिया। इसलिए मैंने आपको कहा कि महाराष्ट्र में भी मणिपुर ना बने। महाराष्ट्र में मणिपुर बनाने की कोशिश चालू हो चुकी है। जैसे आज नसीम साहब ने कहा कि अकोला में हम गए थे, वहां खुद अकोला के भी लोग यहाँ बैठे, तो वहां का जो नजारा था, वो चाहते कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो, वो चाहते कि ईसाई और हिंदू की लड़ाई हो, वो चाहते कि बौद्ध और हिंदू की लड़ाई हो,
और मेन इशू को डाइवर्ट करना, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, किसान के इशू है, ये सब इशू को वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। और वो इशू में हम लोग ट्रैप हो गए, दंगल में हम ट्रैप हो गए, तो उनका मकसद सक्सेस हो। मैं नहीं चाहता कि ये मकसद में वो सक्सेस हो। हम खुद, मैंने कल भी ऐलान किया पार्टी मीटिंग में कि कांग्रेस के लोगों ने खुद लोगों में जाकर, जब भी इस तरह का माहौल वो बनाने की कोशिश करेंगे तो खुद लोगों के बीच में जाना और लोगों को समझाकर मुख्य धारा में लाने का काम हम सब लोगों को करना है। हमें अंगार लगाने का काम नहीं, अंगार बुझाने का काम हमें करना है। बीजेपी को करने दो, उनका काम उनको करने दो। ये तो ऊपर उठ चुके, ये तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई किया। उससे भी ज्यादा पुलवामा की घटना जो सत्यपाल मलिक जी ने जो बताई, वो तो देश के लिए कितना खतरनाक बात है, वो हम सब लोगों ने देखा। 40 हमारे देश के फौजियों को वहां पर शहीद करने का पाप, अगर सत्यपाल मलिक जो बात बोल रहे हो अगर सत्य है, तो कितनी गंदी सोच बीजेपी की है, ये बात हम लोगों को समझना है। और इसलिए अब सब बातों पे इनका पर्दा फट चुका है। और ऐसे समय में हम लोगों ने धीरज और संयम के साथ ये लड़ाई को हमें जीतना है, हमें सबको यूनाइटेड रह के जीतना है। और मुझे विश्वास है कि अल्पसंख्यक सेल ये बहुत बड़ा सेल है, ये कोई छोटा सेल नहीं है। बड़ी वोटिंग की तादाद इस सेल में है, तो ये सेल की जवाबदारी ज्यादा बनती है। हमारे माइनॉरिटी का सबसे बड़ी कमजोरी ये है, आसिफ साहब, मुनाफ साहब, हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम किसी से कम नहीं। अनिल भाई, हम किसी से कम नहीं। गुब्बारा मत बनिए, गुब्बारा मत बनिए। गुब्बारा जो मैं उसके लिए गुब्बारा बोला था, अपने को भी लागू होता है। मैं इतने बड़े पोस्ट पे रहने के बाद मैं सबसे छोटा आदमी हूं। देखो, जिसको फल लगते है उसको झुकने की आदत होना चाहिए, नहीं तो लोग पत्थर मारते हैं। इसलिए हमारी जो तहजीब है, मैं थोड़ा उर्दू भी बोलना सीख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोग उसी आधार पर है, क्योंकि ये हम कांग्रेस के लोग। मैंने अजीत पवार के इस पर कितना सिस्टमेटिक बोला, बड़ा भाई के ऊपर जवाब ही नहीं दिया, लेकिन जो बोलना था बोल दिया। इसलिए मैंने आप लोगों को कहता हूं कि हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, हम उस पार्टी को एक अलग लोगों की नजरिया हमारे बारे में बनना चाहिए कि नहीं, कांग्रेस अच्छी पार्टी विद द डिफरेंस। बीजेपी जो बोलती थी, तो उनका डिफरेंस क्या है वो समझ में आया लोगों को। कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस सबको पता है। कांग्रेस देश के लिए लड़ी, देश की आज़ादी में लड़ी, देश को खड़ा करने में, जब देश के पास कुछ नहीं था। मैं हमेशा बताता हूँ, आप लोगों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि नई जनरेशन को ये बातें पता नहीं होती कि जब हमें आज़ादी मिली थी तब अंग्रेजों ने हमारे देश को लूट के चले गए। हमारा जब पहला बजट बना था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो 350 करोड़ रुपए का सिर्फ बजट था हमारा, 350 करोड़ रुपए। सिर्फ 50 गांव में बिजली थी, ना फौज थी हमारे पास, ना बिजली थी, ना पीने का पानी था, ना अनाज था खाने को, ना फौज थी हमारे पास, कुछ नहीं था हमारे पास। लेकिन कांग्रेस ने देश की जनता को साथ लेकर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को आगे रखकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारे सिख भाई पर यहाँ भी, जब पंजाब हरियाणा जो आज का, जहाँ पर हमारे पूरे देश के लिए अनाज निकलता है,
अगर उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाखरा नंगल धरण नहीं बना के सतलज नदी के ऊपर, तो जैसे राजस्थान की स्थिति है वो स्थिति पंजाब और हरियाणा की रहती, और आज खाने के लाले हमारे रहते। जब कुछ नहीं था ये देश में, उस देश को खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया। जहां सुई नहीं बनती थी वहां सुई से लेकर रैकेट तक इस देश में बना, जहां इंजीनियर नहीं थे तो इंजीनियर बनाए, जहां डॉक्टर नहीं थे डॉक्टर बनाए, एजुकेशन की व्यवस्थाएं बनाई, हॉस्पिटल बनाए, सब चीजें ये देश में खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया। आज उसी को बेचकर ये देश में बैठा हुआ गुब्बारा ये देश को बर्बाद कर रहा है। और इसलिए हम कांग्रेस के सब सिपाही को इस सब बात का एक गुस्सा अपने मन में होना चाहिए। आदमी कब बड़ा होता है? बुरे व्यवस्था का गुस्सा अपने दिमाग में बिठा के रखना चाहिए। बुरे व्यवस्था, अपन लोग अच्छे व्यवस्था को ही गाली देते रहते, ये बहुत आगे बढ़ रहा है, इसको खींच लो। ये गुस्सा नहीं, बुरी व्यवस्था जो पड़ी हुई है देश में, राज्य में, उस व्यवस्था के विरोध में गुस्सा अपने पास लाना। जैसे सरहद पे जो हमारे फौजी होते हैं, उनको पता है कि सामने हमारे दुश्मन बैठे हैं, उनके दिमाग में एक ही रहता है कि मैं वो दुश्मन को मारूंगा जो मेरे देश की तरफ तिरछी नजर से देख रहे हैं, और बराबर वो टारगेट में हासिल होते हैं। वैसे ही हमको भी देश को तबाह करने वाली व्यवस्था जो बैठी हुई है सत्ता में, उस व्यवस्था को हमें सत्ता से खींचना है, ये हमारे दिलो दिमाग में बिठाना है। और ये पागलपन हमें, ये पागलपन देश के लिए, देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए, ये पागलपन हमको बिठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो सपना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी ने जो देखा है, हमें नया भारत नहीं जो मोदी बनाना चाहते हैं, बीजेपी बनाना चाहती, वो नहीं, वो हमारा पुराना ही भारत, जिस भारत में हमारे सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सब लोग भाई भाई और के साथ रहते थे, वही हिंदुस्तान हमें चाहिए। यही भूमिका हमारे राहुल गांधी ने रखी है। और इसलिए कन्याकुमारी से कश्मीर 3500 किलोमीटर की यात्रा, 3500 किलोमीटर की यात्रा कोई छोटी नहीं है। मैं 3.5 से 350 किलोमीटर चला महाराष्ट्र में, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा चले, बहुत लोगों को तो मैं पहचानता हूँ चलने वाले में से, हाँ थोड़े थोड़े चले, तो चलने में थोड़े थोड़े चलने में भी कितनी तकलीफ होती थी। मैं थोड़ा सा ज्यादा चला तुमसे, पर राहुल गांधी तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले और देश को, देश की पूरी अपने सभी जाति धर्म के लोगों को गले लगाए। इतना बड़ा नेता हमारे पास रहने के बाद, जो देश के लिए काम करना चाहता है, देश के लिए लड़ना चाहता है, और जब कश्मीर का आखिरी का भाषण उनका आंखों में आंसू लाने का हम लोगों को, और हमें गर्व होने का वो उनका आखिरी का था। मैं चाहता था कि मैं कश्मीर के इस रास्ते से जा रहा था, सरकार ने मेरा प्रोटेक्शन निकाल दिया, मेरी ये सफ़ेद शर्ट को लाल बनाए, ये मैं चाहता था, लेकिन इनकी मजाल नहीं हुई कि मेरी शर्ट को लाल कर सके। तो हम ऐसे नेता के कार्यकर्ता हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, फेंकने वाला नहीं है हमारा नेता, फेंकू नहीं है हमारा नेता, सच्चा है, और एक सच्चे नेता के हम कार्यकर्ता है। और इसलिए हम लोगों को उस ताकत के साथ काम में लगना है। मैं आप लोगों को आज मैं सभी बातों से मैं अवगत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब मैं आपके जिले में दौरे में आऊँगा, जो जवाबदारियाँ हम लोगों ने आपको दी है, वो जवाबदारी में आपको खरे उतारना है, और आप खरे नहीं उतरे तो मैं वहीं पे तुम्हारा पोस्टमार्टम करूँगा। फिर मुझे गाली मत देना, फिर मुझे मत बोलना कि बहुत तुम कैसा मेरी बेइज्जती हो गई समय पर। मैं तुम्हें ये जो कागज आज कागज नहीं है, ये पार्टी की पहचान हम सब लोग बन चुके हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम पार्टी की पहचान को और मजबूत बनाएं। ये हमारा सबका मकसद होना चाहिए, बराबर है ना? नहीं तो मैं जिले में आऊँगा तो तुम्हें कुछ करूँगा तो मेरे को कुछ बोलना मत तुम। हाँ चलो हाथ खड़े करो फिर सब लोग। तो चलो मैं आप
आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के ऊपर कि माइनॉरिटी से महाराष्ट्र में सरकार और देश में सरकार लाने में सबसे आगे रहेगी, ऐसा विश्वास में। अगर 1 लाख पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के हो तो कांग्रेस को कोई हरा सकेगा? लेकिन पदाधिकारी बनने के बाद सिर्फ कागज पे ही हम लोग पदाधिकारी है। जब कोई चुनाव आएगा तो मैं ये पदाधिकारी, मुझे टिकट मिलना चाहिए, इसके लिए हम आपको पदाधिकारी नहीं बना रहे। एक बात दिमाग में आप लोगों ने रखना है, अपने अपने जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में सबको लोगों को जोड़कर कांग्रेस में इन्वॉल्व करना, क्योंकि आज हमारे पास ना मीडिया है ना सोशल मीडिया है। आज हमको बहुत कैनवसिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना यह हमारा कर्तव्य बनता है, काम बनता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी लोगों के बारे में उनके जज्बात जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचते। राहुल जी परसों अंबाला गए, ट्रक पे चले, तो ट्रक पे कह के नहीं गए, ट्रक पे भी ट्रक चलाने वाला भी इंसान होता है, उसका भी परिवार होता है। ट्रक वालों के जीवन में क्या चलता है वो किसी को पता नहीं चलता। जब हम लोग पावर में आते हैं तो जो समाज के जो पिछड़े लोग रहते हैं, दबे कुचले लोग रहते हैं, उनके बारे में हमें खबर ही नहीं रहती। जो IAS अधिकारी हमारा पास हमारा PA बन के आता है, सेक्रेटरी बन के आता है, जो हमें बताता है उसी के आधार पर हम लोग प्लानिंग बनाते रहते हैं, और समाज के कई घटक छूट जाते हैं जो हम उसको न्याय नहीं दे सकते। हमारे नेता राहुल गांधी जी हर क्षेत्र में हर लोगों तक उनके जीवन में क्या तकलीफ है और उस तकलीफ को कैसा दूर किया जाए, ये सोचकर राहुल गांधी जी ये काम कर रहे हैं। राहुल जी जब पार्लियामेंट में थे तो लोगों के दर्द वहाँ रखते थे, सरकार से वो दर्द के इलाज की बात करते थे। तो राहुल जी जब इस बात की चर्चा करते थे, मैं कल एक इंटरव्यू में था तो टीवी वाले ने पूछा कि कर्नाटक में आपने महिलाओं को बस फ्री कर दिया, आपने जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे लोग उनको नौकरी नहीं है उनके लिए पैसा चालू कर दिया है, महंगाई कम करने की बात कर दी, वो भी आपने चालू कर दिया। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सरकार चलेगी कैसे? तो मैंने एक उसी को सवाल ऐसे किया, जिन लोगों के पैसे हैं उनको वापस देना यही हमारा काम है। क्योंकि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार हमारे देश में थी तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम जो थे आज से भी कम थे, आज से भी ज्यादा थे। आज जो रेट है उससे भी ज्यादा थे, तो भी हमारा पेट्रोल के भाव 65 रुपए के अंदर रहे, डीजल के दाम उसके नीचे रहे। आज रेट कम होने के बाद भी 100 रुपया डीजल पेट्रोल के ऊपर दाम बढ़ गए, आम लोगों को लूटने का काम शुरू हो चुका है। और ये सब पैसा आने के बाद ये पैसा मुट्ठी भर उनके मित्रों के, उद्योगपतियों के घर में जा रहा है। तब राज्य और देश की तिजोरी का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन गरीब को पैसा दिया, मीडियम क्लास को पैसा दिया, हमने महंगाई कम करी, तो कुछ लोग बोल देते कि राज्य की तिजोरी और देश की तिजोरी खाली हो जाएगी। हमने कल एक बात स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की भूमिका यह है, जिसका है उसको देने का काम कांग्रेस करेंगी, और हमें मुनाफा कमाने के लिए सरकार हम नहीं कर चलाएंगे, हम जनता के लिए सरकार चलाएंगे। यही भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये लड़ाई हम लोगों को बहुत ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। आज आप लोगों को, जो आप पदाधिकारी बने, मैं आप सब लोगों को शुभकामना देता हूं। सिर्फ हमारे पास अब 250 दिन बचे हैं चुनाव के। केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 250 दिन इन्हें ज्यादा नहीं होते, साल के 365 दिन होते हैं, 115 दिन कम हो गए, अब 250 दिन बचे। मैं रोज दिन गिनता हूँ, और इसलिए मैं एक दिन भी घर में नहीं रहता हूँ, मैं घूमते रहता हूँ, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास समय कम है।
और समय कम होने की वजह से अब हम लोगों को शांति से बैठने का समय नहीं है। मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि अब आप लोग अगर शांति से बैठोगे तो हमारा जो मकसद है देश की संवैधानिक व्यवस्था का बचाने का, देश को बचाने का, जैसे राष्ट्रपति अपने देश की नए संसद का इनॉग्रेशन आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है, देश की राष्ट्रपति के हस्ते से उसका इनॉग्रेशन होना चाहिए, लेकिन वो महिला है और आदिवासी है। आरएसएस को बात को एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसको पवित्र और अपवित्र मानने की मानसिकता उनकी है। नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करे और इसलिए राहुल जी ने उसका विरोध किया कि राष्ट्रपति की मुखिया होती है संसद और राज्यसभा की, और राष्ट्रपति जी के हाथ से उद्घाटन होना चाहिए। ये मांग कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी ने किया। तो ये बातें जो है लोगों तक पहुंचाने का काम हमें करना पड़ेगा। मणिपुर में जो चल रहा है, मणिपुर की बात हमें लोगों तक पहुंचाने की पड़ेगी। मणिपुर का हमें क्या संबंध है, ये बोलने का समय आपके पास नहीं है। इन लोगों को, ये लोग जिस तरह से वोट मांगते हैं, लोगों को खरीदते हैं, सत्ता लेती है, सत्ता आने के बाद कैसे व्यवस्था को खत्म करते हैं, कैसे धर्मों को खत्म करते हैं। इनका ना हिंदू से प्यार है, ना क्रिश्चियन से प्यार है, ना मुसलमान से प्यार है। मैंने कल कहा कि महाराष्ट्र में गैया माँ बनती है और गोवा में माँ खाने की व्यवस्था बनती है। इनका नकली हिंदुत्व है, ना इनका हिंदू है, ना क्रिश्चियन है, ना मुसलमान है, कोई धर्म को ये लोग नहीं मानते। और इसलिए आप लोगों को मैं दरखास्त करूंगा कि आप सब लोग बहुत राहुल गांधी बनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे बनिए,